सांसद हमारे चंद्रशेखर आजाद भैया जो है किसकी आवाज अच्छी है, इस माइक की है इस वाले की, बताइए। ये ठीक है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत ये है कि महंगाई बढ़ रही है। आज हालत ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर पड़ रहा है। आज हालत ये है कि अन्याय अत्याचार होता है तो रिपोर्ट लिखाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्याय अत्याचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि हम प्रथम और अंकीय भारतीय हैं और हमें अपने भारत के सम्मान के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब हम सड़कों पे संघर्ष करने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष के बदौलत सत्ता हमारे हाथ में आएगी, यानी कि संगठन निर्माण और निकम्मी सरकार ने जो छूटे जो है वादे और दावे किए हैं उनको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगभग 16 करोड़ रोजगार इस देश से खत्म कर देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नामीबिया से चीते लेके आते हैं और उन चीतों का मीडिया प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो मीडिया कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछती कि आपका पूंजीपति मित्र दुनिया में दूसरे नंबर पे चले गया, उस चीते को जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था खिला रहे हैं उसका जवाब कौन देगा। कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछते कि जो काला धन आपने कहा था आएगा वो कब आएगा। आज भी लोग कच्चे मकाने में रहने को मजबूर हैं। कभी प्रधानमंत्री जी से यही नहीं पूछता मीडिया कि वो आपके प्रधानमंत्री आवास कहां गए। कभी प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछते आप जो मेक इन इंडिया की बात करते थे और आज इंडिया जो है बेरोजगारी में इतने बड़े नंबर पे जा रहा है, इसका जवाब कब दोगे। जहाँ जिस देश का मीडिया विकास हो जाए उस देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आज का विद्रोह, आपका विद्रोह इसी बात में है कि जब आपको मौका मिले वोट देने का, तब आप ऐसी गहरी सरकारों को वोट से जवाब देके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम कर दो, तो ना निकम्मी सरकारें रहेंगी और ना ही हमारे देश को, प्रदेश को ये दिन देखने पड़ेंगे। आज हालत बद से बदतर है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। अगर पूरे देश को किसी में उम्मीद है कि वो निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी है। बाकी सब लोग घुटने टेक चुके हैं। कोई सीबीआई की वजह से, मुझे डर है कि मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं भीम आर्मी का, जो सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देती है। लेकिन यही मेरा सवाल ये भी बन जाता है कि आप लोग ईंट का जवाब तो पत्थर से देते हो, लेकिन ये बताओ जब तक इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता पे आप लोग काबिज नहीं होंगे, अपने लोगों को रोजगार कैसे दोगे। ये जो सारा निजीकरण करके सरकारी सिस्टम बेचा जा रहा है उसको कैसे बहाल करोगे। जहां सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार है और सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, तो लोगों की जिंदगी में रोशनी कहां से आएगी। जहां पूंजीपतियों को थोड़े थोड़े दामों पे जमीनें बांटी जा रही है, वहां आप पे रहने के लिए जमीन नहीं है। इसका जवाब आप कहां से दोगे। जब आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी कि जब भारतीय संविधान को खत्म किया जा रहा था तब आप लोग क्या कर रहे थे।
तो इसका जवाब आप कहां से दोगे, ये पूछने के लिए मैं आज मुरादाबाद में आया। आखिरी उम्मीद आप हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या हम सब लोगों की है या नहीं है? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, है या नहीं है? आप सही कह रहे हो। सीए क्यों आया, एनपीआर एनआरसी क्यों आया? क्योंकि सत्ता उनकी थी और वो चाहते थे ये आए। आप चाहते हैं निजीकरण रुक जाए, आप चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो जाए, आप चाहते हैं महंगाई पे लगाम लग जाए, आप चाहते हैं बिजली के दाम कम हो जाए, आप चाहते हैं कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो जाए, आप चाहते हैं इस देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाए। वो खत्म तब होगा जब आपके हाथ में सत्ता की चाबी हो। आप सड़कों में बैठे रहोगे तो वो लोग ये करते रहेंगे, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य आपको यहाँ कमजोर बना के रखना है। और अगर आप सत्ता में आ जाओगे तो आप समानता की बात करोगे, तब जाके हमारे लोगों के चेहरे पे खुशहाली आएगी। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ, कोई सरकार हो और कोई स्टेट हो, इस देश के बहुजन समाज की हालात बिल्कुल एक जैसी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ना वो अपने धर्म की बात कर सकते हैं, ना वो अपने तरक्की की बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं पैसे वालों के आगे अपने गरीब भाई का साथ छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं आज के बाद घर जाके सो जाओगे। धन्यवाद, फिर बैठ जाओ, अंतिम बात आपसे करेंगे। धन्यवाद। आप सत्ता में तब आओगे जब अपने आप समाज को तैयार कर लो, जब आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं तो एक व्यक्ति हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि मृत्यु अंतिम सत्य है, जो पैदा हुआ उसको जाना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, पूरी ईमानदार से आप नायक पूजा बंद कर दो। जैसे मेरे लिए वो लाल सी इतनी बड़ी कुर्सी लगाई, ये कुर्सी से मेरा मन खुश नहीं होता है। जब मेरा समाज वहां बैठा है जमीन पे, तो मैं कुर्सी पे बैठा अच्छा नहीं लगता हूं। और इस कुर्सी से, मैं टेंट वाली कुर्सी से आपके तकदीर नहीं बदल सकता हूं, आपके जीवन में तरक्की नहीं ला सकता हूं। एक कुर्सी रखी हुई है वहां 5 कालिदास स्मारक में। जिस दिन आप अपनी मूवमेंट को ताकतवर करके उधर की तरफ को धक्का दोगे, उस दिन आप ये जान लेना कि आपकी तरक्की के रास्ते में जितनी रुकावटें हैं वो उसी दिन खत्म हो जाएगी इस प्रदेश से। ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई कमजोर वर्ग के लोगों की, इस देश के सताए हुए 85% बहुजन समाज के लोगों की है। हमें अपनी लड़ाई को विचारधारा के आधार पर मजबूत करना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के समय पोलराइजेशन ना कर सके, वो हिंदू मुसलमान के झगड़े करा के सांप्रदायिकता करके वोट न बांट सके। हमें कमजोर वर्ग को तैयार करना पड़ेगा कि वो वोट की वैल्यू को समझे, वरना अगर उन्होंने वोट की वैल्यू को नहीं समझा तो ये बांटने वाले लोग कामयाब होते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? आज मेरी पे व्यवस्था की है तो आजादी तब मिलेगी जब इस देश में आर्थिक आजादी आएगी, जब एक अमीर और एक गरीब बराबर बैठेगा और जितनी अमीरों पे सुविधाएं उतनी गरीबों को भी सुविधाएं होंगी, तब जाके आजादी आएगी। और वही आजादी असली आजादी होगी जिसे हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। एक मान जाओ, हमारी जिम्मेदार से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आखिरी बात सुनो, चलो कितने ऐसे साथी हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए गांव जाके काम करेंगे? आखिरी बात बता दो बस। चलो ठीक है, एक बात में हाथ नीचे करो। अब जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो, पहले उन बच्चों को सम्मानित करेंगे
उन बहनों को तब तक आप बिल्कुल अनुशासन में बैठे रहना और विश्वास कराओ यहाँ के पुलिस और प्रशासन को कि भीम आर्मी से ज्यादा सुरक्षा का माहौल कहीं नहीं है। कोई कार्यकर्ता खड़ा ना रहे, चाहे उसको पानी के पास ही बैठना पड़े, वो बैठ जाए, आप साबित करके दिखाओ कि तुम अपने भाई की बात को कितना मानते हो। एक भी नीले पत्ते वाला खड़ा नहीं रहना चाहिए पूरी पंडाल में। अगर वो खड़ा रहा तो ये प्रशासन के लोग सोचेंगे कि ये जनसेना के लोग नहीं है। कभी मेरी ताकत का भी पता लगेगा कि बाद में उठा क्या है। अभी जब तक प्रोग्राम चलेगा वैसे अनुशासन में रहना। मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम का, हमारे लीगल सेल की पूरी टीम का, मिशन 78 की पूरी टीम का। अब जब तक सम्मान समारोह चलेगा हमारे समाज की प्रतिभाओं का, तब तक आप अनुशासन में बैठे रहना। और ये देख रहे हो सूर्य, देखो तुम्हारे तब बल और तुम्हारी तमन्ना के आगे उसको निकलना पड़ गया। आप देखो 4:30 बजे है, क्या मेरी घड़ी गलत तो नहीं? 4:30 बजे ये पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये प्यार करने वालों की भीड़ है। देखो ये हमारा छोटा भाई बड़ा उत्सुक हो रहा है, बार बार खड़ा हो कहता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे प्रधानमंत्री। और मैं ये कह रहा हूं, कि मेरा भी लक्ष्य यही है कि देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जिनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा उन्हीं की विचारधारा आगे बढ़ेगी और उन्हीं के लोग तरक्की करेंगे। और क्योंकि हम समानता को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर कमजोर वर्ग के लोगों में उनके महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोगों के हाथ में रह जाएगा, तभी ये देश खुशहाली की तरफ जाएगा। तो प्रधानमंत्री कहने से नहीं बनता, उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, चप्पलें घिसनी पड़ती है। 10 साल का वादा करके मैं निकला हूं कि 10 साल से ज्यादा समय नहीं लूंगा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अपना। 10 साल इस सच्ची तमन्ना के साथ काम करेंगे। बस आखिरी अनुरोध ये है कि जब तक बहनों का सम्मान हो, भाइयों का, तब तक आप लोग अनुशासन में रहना। और समय बदला है बहुत। आप देखो कभी हमें पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ता था, आज मेरे साथी मुझे बिस्लेरी से पानी पिला रहे हैं। समय तो बदला है ना। कभी हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, आज मकानों में रह रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा कि जब आप इस देश में ताकतवर होंगे, हर गरीब की आवाज बनने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कहावत के तौर पे कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना नहीं चाहिए। जिनको आपने ताकत दी वो सारी ताकत के बाद, आपकी वोट के बाद भी सत्ता में नहीं आ पाए। एक बार आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ संगठित हो जाओ। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। एक बार आप इस आंदोलन से जुड़ जाओ, फिर आप देखना कैसे भारत विश्व गुरु बनता है, कैसे भारत अखंड भारत बनता है, कैसे भारत जो है दोबारा सोने की चिड़िया बनता है, कैसे भारत सम्राट अशोक का देश बनता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जब तक प्रोग्राम में सम्मान समारोह करना, अनुशासन में रहकर बैठे रहना, उन्हें मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के पुलिस और प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। इशारों में बस उनसे कह रहा हूँ, समय समय की बात। कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे होती थी, आज उनकी सरकार। ये तो लोकतंत्र है, जनता तय करती है कि ताकतवर कौन होगा। जिस दिन ये तय कर लेंगे उस दिन आप जो देखना कि आज जो लोग इस मंच पे खड़े हैं वो दिल्ली की गद्दी पे बैठे होंगे। ये समय बदलता रहता है, लोकतंत्र है। वही बीजेपी जिसका टिकट नहीं लेता था 2012 से पहले कोई, वो आज उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में है। हमारे लोग मेहनत करेंगे और जो आज आपने हमारी वैल्यू लगाई उसका बदला आपसे काम करके सत्ता में आकर लेंगे। जो चोट आपने आज इनके मान सम्मान को पहुंचाई, वो नगर पंचायत के चुनाव में वोट देके ये जो है अपनी ताकत दिखाने का काम जो है मुरादाबाद में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार,
भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे चलना है। बड़े भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहन है जिसका नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया एक बहन है, चंद्रशेखर आजाद जी, इसके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाइड किया है और ग्राम सोलरपुर की है, और कोई कोचिंग नहीं किया आज तक, कोई कोचिंग नहीं किया आज तक बड़े भाई इन्होंने, और नीट क्वालिफाई किया है पहले अटेम्प्ट में।